Very good day to all of you. Today we'll have a next video on how to prepare the working capital statement of a manufacturing concern. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न में क्या फर्क है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पहले रॉ मटेरियल लेगी, फिर वर्क इन प्रोग्रेस बनाएगी, फिर वर्क इन प्रोग्रेस से बनेंगे फिनिश्ड गुड्स। इसीलिए ये पहले रॉ मटेरियल में से यूज करेगी लेबर एंड ओवरहेड्स। इन सबको इस्तेमाल करने के बाद हम वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, फिनिश गुड्स आएगा एंड सन्ड्री डेटर्स आएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में क्या फर्क है? इसमें हम रॉ मटेरियल 100% कंप्लीट लेंगे, जो लेबर है और ओवरहेड है दे विल बी कंप्लीट ऑन 50% ओनली। पर फिनिश गुड्स में सब कुछ 100% होगा। सन्ड्री डेटर्स में भी सारों की जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है दैट विल बी योर 100%। बाकी इसे प्रिपेयर करने का तरीका है, हमने करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को ही माइनस करना है। अब करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब सिर्फ हमने यहाँ पे मटेरियल लेना है। वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, ओवरहेड का। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये हो सकता है रॉ मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, ओवरहेड का। सन्ड्री डेटर्स, इट विल ऑल्सो इंक्लूड रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। पेमेंट इन एडवांस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दीज आर योर करंट एसेट्स। हम इनमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज, दे आर सन्ड्री क्रेडिटर्स, लैग इन द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और एनी अदर expenditure which is made by the company for one particular year. इसके बाद हमारे पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल which will be current assets minus current liabilities. हम इसमें ऐड करेंगे provision for contingencies और हमारे पास आ जाएगा net working capital required. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में हमें दे रखी है एक कंपनी की कॉस्ट शीट जिसमें है रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस है 80 रुपीज, लेबर की है 30 और ओवरहेड्स की है 60। टोटल कॉस्ट है 170, प्रॉफिट है 30 एंड द सेलिंग प्राइस इज 200 रुपीज। अब कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। नंबर 1, रॉ मटेरियल इज इन स्टॉक ऑन एवरेज फॉर 1 मंथ, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन एवरेज फॉर हाफ मंथ, फिनिश गुड्स ऑन स्टॉक ऑन एवरेज फॉर 1 मंथ, क्रेडिटर्स allowed, credit period allowed by the supplier is 1 month, credit period allowed to the customer is 2 months, lag in payment of wages is 1.5 week, lag in the payment of overhead is 1 month, 1/4 of the output is sold against the cash, 1/4 आउटपुट को हम कैश में बेच रहे हैं। इसका मतलब जो रिमेनिंग है 1/4 में से 1 में से माइनस कर लीजिए, दिस विल बी अपॉन 3/4। ये जो 3/4 है वो हम क्रेडिट पे बेचेंगे। जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है वो 25,000 है। हम लोगों ने प्रिपेयर करनी है कैसे स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल की। जो हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी है, लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 1,04,000 है। हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी कुछ बातें। नंबर 1 कि जो प्रोडक्शन है वो इवन है सारे साल में, वेजेस और ओवरहेड जो हैं वो भी सिमिलरली सारे साल में इनकर कर रहे हैं। जो टाइम पीरियड है 4 वीक्स का वो इक्वल टू है 1 मंथ। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं पे पॉइंट दिया हुआ है 1 मंथ, कहीं पे दिए हुए हैं वीक्स, तो हम लोगों ने मंथ को कन्वर्ट करना है वीक में और एक मंथ जो है वो किसके बराबर है? 4 वीक्स के। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। यदि स्टेटमेंट में इटसेल्फ दिया हो कि हमने मंथ्स को वीक्स में कन्वर्ट करना है तो हमने वीक्स में कन्वर्ट करना है। यदि स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि हमने वीक्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो आपने वैसे ही कन्वर्जन करनी है जैसे आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ इट। पहली बात, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना है? अब हम पहले इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। रॉ मटेरियल को निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? हमारी जो प्रोडक्शन का लेवल है यूनिट्स का दैट इज 1,04,000। 80 रुपीज आपने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ 80 रुपीज जो है वो प्राइस थी रॉ मटेरियल की और साल में हफ्ते कितने हैं? 52। तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल की प्राइस निकाल ली। दिस टर्न्स आउट टू बी 1,60,000। जो डायरेक्ट लेबर है वो है अगेन 1,04,000 यूनिट्स। एक की जो लेबर की जो प्राइस है वो 30 है और साल में जो हफ्ते हैं वो 52 है, विल हैव अबाउट 60,000। अब ओवरहेड्स की बात करते हैं।
फिर लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना है 1,04,000 और 60 रुपीज ओवरहेड की कॉस्ट है, जिसे तुम्हें यहाँ कॉस्ट शीट में दिख रहा है, और हफ्ते हैं साल में 52, दिस विल टर्न आउट टू बी 1,20,000। सो ये स्टेप नंबर 1 हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया ये सब कुछ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, हमने इस क्वेश्चन में इग्नोर करना है प्रॉफिट, इसीलिए हमने जब स्टेप 1 निकाला तो हमने प्रॉफिट को इग्नोर कर देना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4 हफ्तों का है, तो हमारी 1,60,000 थी, जितने भी वीक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वीक्स है 4, सो इट विल बी 1,60,000 into 4, 6,40,000। सिमिलरली वर्क इन प्रोग्रेस 1,60,000 2 वीक्स है, 2 वीक्स का मतलब हो गया 1,60,000 into 2, दिस विल टर्न आउट टू बी 3,20,000। डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड ये है 80,000 60,000 एंड 1,20,000। हमने 2 हफ्ते लिए इंटू 2। मैंने तुम्हें जैसे बताया कि वर्क इन प्रोग्रेस को हम मानते हैं 50% कंप्लीट है। 50% कंप्लीट का मतलब है हमने इसे 50/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यही फर्क है किसमें, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस में हम डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड 50% लेते हैं और रॉ मटेरियल जो है वो 100% लेते हैं। ये एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि रॉ मटेरियल पूरा लग गया और लेबर और ओवरहेड जो है वो 50% लगे। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 5 लाख। सिमिलरली फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड, ये 4 हफ्ते हैं तो आपने सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल हैव दिस पर्टिकुलर अमाउंट। अगेन सन्ड्री डेटर्स ये कितने हैं 8 वीक्स, और 8 वीक्स के बाद डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड सो ऑन, हमने इनको ऐड कर लिया तो ये कितना आ गया, दिस इज द अमाउंट यू विल गेट। सिमिलरली कैश एंड बैंक 25,000, हमने सबको ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गए टोटल करंट एसेट्स। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे डेटर्स हैं हमने वो किस पे लेने हैं, हमने हमेशा सन्ड्री डेटर्स को भी कॉस्ट पे लेना है। कॉस्ट पे क्यों लेना है, क्योंकि हमने एज्यूम करना है कि जो डेटर्स हैं वो उनका जो प्रॉफिट है हम वो वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने डेटर्स को हमेशा किस पे लेना है, कॉस्ट पे। क्वेश्चन में कहा गया था 1/4 इज ऑन कैश, सो बाकी क्रेडिट कितना बचा 3/4, तो जो भी तुम्हारा अमाउंट है रॉ मटेरियल का उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 3/4। अब करंट लायबिलिटीज पे आ जाइए। करंट लायबिलिटीज है सन्ड्री क्रेडिटर्स, वेजेस एंड ओवरहेड, इन सबको हमने ऐड कर लिया, विल हैव द नेट वर्किंग कैपिटल। I think the previous topic of calculation of working capital requirement is clear to you. Manufacturing concern की हम डिस्कस करेंगे एक वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस करते हैं किसी कंपनी की। 2 तरह की वर्किंग कैपिटल है, एक है परमानेंट जिसे हम नाम दे सकते हैं फिक्स्ड, वैसे एक है टेम्परेरी और वेरिएबल। इनके कौन कौन से सोर्सेज हैं ये तुम्हें पता ही होंगे, बट आई रीडिस्कस दिस नेम ऑफ these sources, the shares. I hope you know any share capital can be there. It can be the equity share capital or preference share capital, debentures, public deposit, flowing back of profit, loan from the financial institutions and commercial banks. These are the normally permanent sources of finance of working capital. The temporary sources can be also called as variable sources. These can be from the commercial banks. You can have an OD limit, indigenous bankers, Mahajans, moneylenders and so on, trade creditors, installment credit, advances, accounts receivable, accrued expenses and commercial papers. With this, our topic for the sources of finance of the working capital is over. Another concept I want to tell you, that is the zero working capital concept. According to this concept, the current asset should be equivalent to current liabilities, that is it is 0. मान लो ये भी 1 लाख है तो जो करंट लायबिलिटीज है वो भी 1 लाख है, तो हम इसे क्या कहेंगे, जीरो वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी।